पढ़ाई का लक्ष्य केवल एक फाइनेंशियल गोल नहीं है, इसमें हम सबके इमोशंस भी जुड़े रहते हैं, यानी एक इमोशनल गोल भी है। इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। तो कैसे बनाएं बच्चों की पढ़ाई के लिए एकदम राइट फाइनेंशियल प्लान, कहाँ करें निवेश, किन गलतियों से आपको बचना है, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नारायण कृष्णमूर्ति जी। थैंक यू सो मच सर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर कोई सोच रहा है कि मुझे पैसे इकट्ठा करने हैं, मुझे एक प्लान बनाना है, तो आप उन्हें क्या करने के लिए कहते हैं? कौन से वो काम है जो उनको सबसे पहले करनी चाहिए एक फाइनेंशियल प्लान जब बच्चों की वो कोई प्लान कर रहा है? तो थैंक यू प्रियंका। देखिए, काफी टाइम ये हो जाता है कि जब तक आप बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना सोचते हैं, काफी टाइम निकल जाता है। मतलब 10-12 साल जब बच्चे की उम्र होती है, तब जनरली पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, अब कॉलेज और हायर स्टडीज के लिए, स्कूल की बाद की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए होगा। लेकिन इस प्रैक्टिस को अगर थोड़ा 5-7 साल पहले से ही स्टार्ट कर लें, जब बच्चा 5-6 साल का हो जाता है तब तक स्टार्ट कर लें, तो इट्स प्रेफर्ड ऑप्शन, क्योंकि आपके पास 8-10 साल, 10-12 साल मिल जाते हैं जब आप ये पैसा जोड़ सकते हैं। पहला ये है स्टेप कि आप इसको थोड़ा सीरियसली पहले से ही ले लें। नंबर 2 जो है, एजुकेशन इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा होता है। अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन आप 7-8% का लेके चलें, कंजर्वेटिवली भी अगर 5-6% भी लेके चलें, एजुकेशन इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट डबल। आप 10-12% का आपको लेके लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके कॉस्ट फैक्टर्स बड़े फ्रीक्वेंटली बढ़ जाते हैं। एजुकेशन कोर्स जो आप पढ़ना चाहते हैं, आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, उस टाइम पे क्या होगा, देश में पढ़ना चाहता है, विदेश में पढ़ना चाहता है, ये काफी सारे अलग फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं कि आप क्या कंसिडर करें जब आप अपने बच्चे के लिए फ्यूचर एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं। राइट, तो दो बातें, जितनी जल्दी शुरुआत कर लेंगे उतना बेहतर होगा। और दूसरा, हमेशा ही महंगाई जो है, मुझे तो लगता है नारायण सर, मैंने कभी कुछ सुना ही नहीं कि किसी प्रोडक्ट का दाम कम हुआ। तो एजुकेशन का भी दाम जो है, वो कोर्सेज के दाम जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसको आपको कंसिडर करना ज़रूरी है। अब मुझे ये बताइए, तो निवेश किस तरह से हम चुनें? क्योंकि एक बजट हो सकता है मेरे दिमाग में हो कि मुझे इतने का कोर्स पड़ेगा, पर हो सकता है उस वहाँ तक, उस लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते कोर्स की फीस बदल जाए, बच्चे का प्लान बदल जाए, वो कौन सा कोर्स पढ़ना चाहता है, एडमिशन कहाँ मिलेगा, तो बहुत सारे ये फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो निवेश कैसे चुना जाए? डिफिकल्ट है कि आप, मतलब आप 12 साल 10 साल बाद बता नहीं सकते हैं कि जरूरी है कि बच्चा वही कोर्स पढ़ना चाहेगा जो आप शायद सोच रहे हैं, जिसके लिए आप अभी प्लान कर रहे हैं। तो इस फैक्टर को आप कंसिडर करके ये नहीं वेट कर सकते कि जब तक वो क्लास 10 क्लास 11 में पहुंचे और अब हम सोचेंगे कि कहाँ पे इसके लिए निवेश करें। तो वो जो नॉट टू बी सॉरी वाला स्टेट होता है, उस वो फैक्टर सोच के आप जल्दी शुरू कर दीजिए। और इसको थोड़ा रिव्यू आपको हर, मतलब जब तक वो 7th 8th 10th के आसपास पहुंचता है, तब तक आपको कोई रफ आइडिया लग ही जाएगा कि आगे क्या पढ़ना चाहता है। कुछ तो फैक्टर्स आपके थोड़े फर्म होने ही शुरू हो जाएंगे कि 3 साल का ग्रेजुएशन है, 4 साल का ग्रेजुएशन है, या मेडिसिन करना चाहता है तो 5 साल का ग्रेजुएशन है। थोड़ा आपको आइडिया इसमें मिल ही जाएगा। एंड तब आपके पास उसके हिसाब से अगर आप इसको शुरू से ही इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, स्मॉल सम से करिए। जरूरी नहीं है कि आपको एक बड़ा सम इस पर्टिकुलर गोल के लिए शुरू से ही डालना पड़े। आपके नॉर्मल और भी फाइनेंशियल गोल्स एस्पिरेशंस होंगे, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए जो है वो एक थोड़ा नॉन नेगोशिएबल गोल हो जाता है। आप कार 1-2 साल आगे पीछे खरीद सकते हो, छुट्टी पे 1-2 साल आगे पीछे जा सकते हो, लेकिन अगर 18 पे अगर बच्चा स्कूल छोड़ना है और यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं ज्वाइन करना है, तो उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। तो ये एक एस्पेक्ट आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है, और इसको आप जितना जल्दी इंटरनलाइज कर लें तो उतना अच्छा है कि आप अपने बच्चे के लिए उसके अकॉर्डिंगली कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस गोल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय होगा, निवेश कहाँ करना चाहिए? क्योंकि अब हमारे देश में फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ जैसे निवेश भी बच्चों के लिए बहुत पॉपुलर है कि हम ये बच्चों के लिए बचा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के डेट स्कीम्स अच्छे होंगे, या फिर आप क्या चुनने के लिए कहते हैं? निवेश का चुनाव कैसे करें? देखिए, ऑप्शन क्योंकि बड़े सारे हैं, कोई
डेडिकेटेड चाइल्ड सेविंग्स प्लान कह के कुछ होता नहीं है, इन द सेंस ये जो मार्केटेड इंश्योरेंस प्लान्स हो या म्यूचुअल फंड प्लान्स हो, वो एक टारगेट करने के लिए आपको चाइल्ड प्लान बोला जाता है, बट पर्पस वैसे ही है जैसे आप बता रहे हो, एफडी हो, पीपीएफ हो, कोई और अब जैसे ये सुकन्या समृद्धि स्कीम है जो कि गर्ल चाइल्ड के लिए टारगेटेड है, ऐसे जनरलाइज स्कीम्स हैं जिसमें आप थोड़ा टेम्प्ट होके इसमें पैसा डालना शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट आपको ये हमेशा वे करना पड़ेगा कि इन सब के रिटर्न्स आपके इन्फ्लेशन से मैच होते हैं या नहीं मैच होते हैं। ये आपके लिए नॉर्मली वैसे जैसे आपको पहले बताया था, इमोशनल अटैचमेंट इन सब प्रोडक्ट्स में इसीलिए आपका थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें आसानी से आप निकल नहीं पाते हैं। लॉक इन अगर आप पीपीएफ का देखें 15 साल है, तो इसीलिए आप डालते हैं बच्चे के लिए, बट पीपीएफ का जनरल डेफिनेशन इटसेल्फ इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आपके रिटायरमेंट के लिए उसका ओरिएंटेशन है। यूज आप बच्चे के लिए भी कर सकते हैं, बट ये बना उसके लिए है नहीं। लाइकवाइज डेट स्कीम्स, एफडीज वगैरह जो भी हैं, इनके रिटर्न्स खास अच्छे हैं नहीं कंपेयर टू अदर ऑल्टरनेटिव्स जो रहते हैं, जिसमें आपके पास 10-12 साल 15 साल का जब टाइम फ्रेम होता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उन स्कीम्स, उन प्रोडक्ट्स में ज्यादा है। तो अगर आप इक्विटी स्कीम्स की बात कर रहे हैं सर, तो म्यूचुअल फंड में भी कई चाइल्ड स्कीम है, इनमें ये लेबल लगा रहता है चाइल्ड स्कीम है, चाइल्ड प्लान है, इनके नाम में यहाँ देखेंगे चाइल्ड प्लान है, क्या ये बेहतर होंगे? आप अगर कह रहे हैं कि पीपीएफ 15 साल, सुकन्या समृद्धि, आपका बच्चा जब तक एडल्ट नहीं हो जाता तब तक आप इसमें बच्ची माफ़ कीजिएगा निवेश कर पाएंगे, तो क्या ऐसे में म्यूचुअल फंड की तरफ आप बोलेंगे आप जाइए और चाइल्ड स्कीम्स चुनिए? देखिए, एक प्रोडक्ट ही आपके लिए सूटेबल है वो नहीं है, आपको मतलब वेरियस 2-3 ऑप्शन कॉम्बिनेशंस कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना ही पड़ेगा आपके कन्वीनियंस के और आपकी समझ के हिसाब से। क्योंकि कई लोगों को अटैचमेंट ये चाइल्ड प्लान्स इंश्योरेंस के हों या म्यूचुअल फंड्स के हों, ड्रॉ इसीलिए करता है क्योंकि आपके पास कोई डिसिप्लिन नहीं होता है जब आप एक जनरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें ये बोल के कि ये बच्चे के लिए, आप उसमें से कभी भी पैसा, क्योंकि लिक्विडिटी इजी होती है, आप कभी निकालना हो तो निकाल लेते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है। बट जैसे ही आप बोले ये बच्चे के लिए है, चाइल्ड स्कीम है, तो वो थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है कि लिक्विडिटी हो तो भी आप नहीं, ये बच्चे के लिए मैं इसको नहीं छूंगा। वो माइंडसेट से डिसिप्लिन बढ़ जाता है, या एग्जिट करने का जो इजी ऑप्शन होता है वो यूज नहीं करते हैं लोग। तो आप क्या कहेंगे, क्या म्यूचुअल फंड चुनते वक्त फिर क्या म्यूचुअल फंड पहले तो चुना जाए बच्चों की पढ़ाई के लिए, और किस तरह के म्यूचुअल फंड चुना जाए? ये चाइल्ड स्कीम बस नाम के लिए चाइल्ड स्कीम है, इनसे क्या दूरी रख करके हम सामान्य स्कीम्स में निवेश जो है आप बेहतर मानते हैं? देखिए, जैसे ही आपके पास 7 साल से ऊपर टाइम फ्रेम है आपका गोल आने के लिए, आपको डेफिनेटली एक इक्विटी ऑप्शन चूज करना फेवरेबल रहेगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन से मैच करेगा आपका जो रिक्वायरमेंट है इस स्कीम में। बेसिकली ये हो जाता है, अगर आप मान लीजिए कोई एजुकेशन कोर्स जो इसका कॉस्ट 10 लाख रुपए आज की डेट में है, 10 साल बाद इसका वैल्यू ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 20 लाख रुपए होगा। अगर आप 10 लाख रुपए आज की डेट का सोच के आपके बच्चे को जो 10 साल बाद की इसकी जरूरत है, 10 लाख रुपए आज आप सेव करना शुरू करते हैं, आप सिर्फ 50% गोल अचीव कर पाएंगे रियल टाइम में, जब आप 10 साल बाद वो गोल आपके लिए आएगा। बट जैसे ही आप इक्विटी में निवेश करते हैं, ऑप्शन आपके पास ये होता है कि उसका ग्रोथ मैच करेगा कि आपका कोर्स जब रिक्वायरमेंट है 10 साल बाद, तो 10 का 20 लाख आपका फैक्टर हो जाता है। सो फेवरेबल इसीलिए है क्योंकि आप इक्विटी में आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर हायर। गारंटी नहीं है, जो काफी लोग हमेशा हर चीज के लिए ढूंढते हैं, बट ये आपके फेवरेबली आपके लिए काम आएगा क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स इसके बेटर हैं कंपेयर टू फिक्स्ड रिटर्न्स। तो इक्विटी ऑप्शन चूज करना इसलिए फेवरेबल होगा। ठीक है सर, आपने कहा कि अगर आपके पास 7 साल का समय है या 7 साल से ज़्यादा का समय, तो आप इक्विटी चुनिए। तो मुझे थोड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से बताइए, किसके लिए किस तरह की स्कीम्स, अगर कोई म्यूचुअल फंड में ही जाना चाहता है तो सही रहेगी टाइम के हिसाब से? अगर 7 साल से कम का समय है तब क्या इक्विटी से दूरी रखनी चाहिए? 7 साल से ज़्यादा अगर किसी के पास 10-12 साल समय है
तो किस तरह के क्या ऐसे इक्विटी स्कीम्स हों जो कि बैलेंस्ड स्कीम्स जो होते हैं जिसमें आपको हाइब्रिड मिलता है, इक्विटी और डेट दोनों, वो सही रहेगा? टाइम फ्रेम के लिहाज से किसके लिए किस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम सही रहेगी? देखिए, एवरेज अगर मान के चलें कि 12 साल कोई है जिसके पास मतलब एज ऑफ 4-5 से कोई नॉर्मली इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है बच्चे के लिए, तो अबाउट 14-15 ईयर्स रहता है उनके पास, या 12-13 साल कम डेफिनेटली रहते हैं, जब तक वो स्कूल खत्म करके कॉलेज एडमिशन के लिए, ये रिक्वायरमेंट के लिए आप सेव कर लें। डेफिनेटली हाई इक्विटी एलोकेशन में इसमें जाइए आप, एक मिड कैप, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, इस टाइप ऑफ स्कीम्स में आप इसमें निवेश करना शुरू कर दीजिए। बट जैसे ही आप, ये रिक्वायरमेंट ये भी नहीं है ना कि आप जब 18 पे कॉलेज जाना है तब एक ही टाइम पे आपको ये सारा पैसा नहीं चाहिए होता। फर्स्ट ईयर का आपका एक फीस होगा, सेकेंड ईयर का आपका फीस होगा, सब्सिक्वेंट ईयर्स की फीस होगी। उस इंस्टॉलमेंट को आप थोड़ा माइंडसेट में रखें, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 20 लाख रुपए जोड़ लिए, आपको 20 लाख साल का, अगर 5 लाख आपका फीस है तो फर्स्ट ईयर में 5 लाख, सेकेंड ईयर उस टाइप से जब होगा, आप उसको प्लान ऐसे कर सकते हैं कि बाय द टाइम 10th या 11th तक बच्चा पहुंचता है, अपने फर्स्ट ईयर या फर्स्ट 2 इयर्स का जो रिक्वायरमेंट है उसको डेट की तरफ शिफ्ट कर दिया है, ताकि वो इक्विटी से फ्लक्चुएट ना करे। क्योंकि इक्विटी रिटर्न्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। जिस साल आपको पैसा चाहिए उस टाइम अगर मार्केट डाउन है तो ऑब्वियसली आपको आपका जो मतलब कॉर्पस होगा उसमें से आप ज्यादा विड्रॉ करेंगे देन व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो प्रूडेंस यही है कि आप 3-4 साल गोल के पहले इक्विटी टू डेट थोड़ा शिफ्ट कर लें, सारा नहीं करें, थोड़ा थोड़ा कर लें, ताकि आपका एटलीस्ट तो फर्स्ट 2 इयर्स का बफर बन जाए। एंड रिमेनिंग आप इक्विटी में कंटिन्यू कर सकते हैं, जो जैसे ही कॉलेज स्टार्ट करते हैं तब आप उसको शिफ्ट करना शुरू करें। राइट तो स्टैगर्ड तरीके से उसमें से आप पैसे भी निकालना जब आप अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाए। नारायण सर, इंश्योरेंस के भी कई चाइल्ड प्लान हैं, यूलिप और मनी बैक जैसे प्लान्स हैं, म्यूचुअल फंड में भी हमने चाइल्ड प्लान्स की बात की, और अब ये इंश्योरेंस के चाइल्ड प्लान, ये कैसा ऑप्शन है? देखिए, अगेन एक्चुअली कोई चाइल्ड का जो आपका एजुकेशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसका कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट ही नहीं है कि आप इसमें कुछ डालें और आपको ये आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। इसको स्ट्रक्चर थोड़ा कन्वीनियंस के लिए सबने बना लिया है, एंड इंश्योरेंस का एडवांटेज या इंश्योरेंस पॉलिसीज का थोड़ा एडवांटेज ये सबको लगता है क्योंकि उसमें समझना आसान हो जाता है कि अगर आप ये मनी बैक बोलें तो आपको पता है कि 20% या 25% ऑफ जो आप सेव कर रहे हो जिस गोल के लिए, या जितना अमाउंट आप सेव कर रहे हो, वो आपको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इयर्स या फिक्स्ड इयर्स पे आपको 18 पे, 20 पे, 22 पे, ऐसे एक स्टैगर्ड तरीके पे आपको मिल जाता है। सो इंश्योरेंस स्कीम भी वैसे ही है। इंश्योरेंस का एक ही एडवांटेज जो रहता है वो ये है कि मान लीजिए पेरेंट को कुछ हो जाता है, इन द सेंस दे डाई व्हाइल दे आर सेविंग टुवर्ड्स दिस चाइल्ड प्लान, तो फ्यूचर प्रीमियम्स इसके वेव ऑफ हो जाते हैं। लेकिन बिकॉज फ्यूचर प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाते हैं, आपके बच्चे का जो ये सेफ जिस प्रोस्पेक्ट के लिए आप कर रहे हो एजुकेशन के लिए, वो सिक्योर हो जाता है। राइट तो एक तरह से ये जो चाइल्ड प्लान वाले स्कीम्स हैं, जो मुझे आपकी बातचीत से समझ में आया, ये आपकी फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अच्छे हो सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं, पर उनमें आप ये सोच के निवेश नहीं कीजिए कि एजुकेशन प्लानिंग के लिए आप निवेश कर रहे हैं कि जब पढ़ाई होगी तो उसके लिए आपको मदद मिलेगी। ये फिनेंशियल सिक्योरिटी के अच्छे टूल्स हैं, पर एजुकेशन प्लानिंग के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना होगा। कुछ सवाल लेकर आते हैं नारायण सर, जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजा है। महेंद्र छाबड़ा जी का सवाल मैं लेती हूँ सबसे पहले। महेंद्र बोल रहे हैं कि मैं हर महीने निवेश करना चाहता हूँ और अपने 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए ये बचत करना चाहते हैं। दोनों के लिए 1-1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं, यानी कुल 2 करोड़ का कॉर्पस जो है ये इकट्ठा करना चाहते हैं। हर महीने इन्हें कितना निवेश करना चाहिए? मेरे बच्चों के हायर स्टडीज़ के लेवल तक पहुँचने में मेरे पास अभी 12 से 14 साल का वक्त है, तो काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम है। कितना निवेश करना चाहिए इन्हें हर महीने अगर इनका जो ड्रीम कॉर्पस है वहां तक पहुंचने के लिए? नहीं, अच्छा है कि 1 करोड़ रुपया कुछ टारगेट लेके चल रहे हैं और 10-12 साल का इनके पास टाइम फ्रेम है। तो रफली मान लीजिए 12 और 14 साल के
टाइम फ्रेम में और 10-12% का अगर रिटर्न इस पीरियड में ये अर्न कर लेते हैं, तो फॉर ईच चाइल्ड रफली 22,000 रुपया महीना अगर ये कोई एसआईपी में चलाते हैं जिसमें 12% रिटर्न आता है, तो इनका 1 करोड़ का गोल बन जाएगा। और अगर 14 ईयर्स तक रहें और 10% रिटर्न मांगे, तो अगर अर्न करें तो अराउंड 27-28,000 तक का इनका एसआईपी बेसिक चलाना पड़ेगा। तो ये नंबर के वाइज अगर देखें तो इट इज बिटवीन 22 to 30,000 एसआईपी मंथली पर चाइल्ड फॉर 1 करोड़ ईच करें तो बन जाएगा इनका गोल। बट अगर इसको स्टार्ट करना है, इनके पास इतने पैसे नहीं है इनिशियली, बट इनका टारगेट ये है, तो इनको एक एटलीस्ट एक सिप बूस्टर या स्टेप अप सिप की तरह प्रॉस्पेक्ट सोचे कि जितना कुछ हो पहले स्टार्ट कर लें, और जैसे जैसे ये हर साल बढ़ता है सिप अमाउंट अपना बढ़ा लें। बिल्कुल, तो ये अच्छा आइडिया है जो बता रहे हैं आपको हमारे एक्सपर्ट कि हो सकता है मतलब 27,000 ईच चाइल्ड, इतनी रकम नहीं है तो कम से कम जो रकम है उससे शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे अपने सिप को बढ़ाते रहिएगा। जैसे जैसे आप पैसे ज़्यादा आपके पास आते जाएं, आप उसको थोड़ा स्टेप अप करते रहिएगा। महेंद्र जी, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आप इस ड्रीम कॉर्पस तक पहुंच सकें। आरती शर्मा का सवाल लेते हैं। आरती पूछ रही हैं कि बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन के तहत कितना लोन मिल सकता है, किस आधार पर ये लोन रिजेक्ट हो जाता है? मतलब इन्हें टेंशन है कि एजुकेशन लोन जब लेने जाएंगे तो कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। तो नारायण सर, कितना लोन मिल सकता है, किस को क्या बेसिस होती है लोन को पास होने की या रिजेक्शन की? देखिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है एजुकेशन लोन जो है, तो रेट्स आर यूनिफॉर्म। ऐसा कुछ अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स का देखें तो कोई सबके रेट्स यूनिफॉर्म है, कोई सबके रूल्स यूनिफॉर्म है, और एक ग्रिड बड़ा कन्वीनियंट सा इसका अवेलेबल है जिसमें कि क्या कोर्सेज और उस कोर्स के हिसाब से आप कितना तक लोन ले सकते हैं वो बड़ा क्लियरली दिखता है उसमें। फॉर इंस्टेंस ग्रेजुएशन के लिए दिया हुआ है, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन के लिए दिया हुआ है, कोर्सेज इन इंडिया के लिए दिया हुआ है, कोर्सेज अब्रॉड के लिए दिया हुआ है, और आजकल इवन स्किल डेवलपमेंट या स्किल्स के लिए जो आप पढ़ना चाहते हैं उस पर भी लोन मिलता है। पहले स्किल्स के लिए इतना फेवरेबल नहीं था या मिलता नहीं था, बट आजकल दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ इट। एक आई थिंक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ये जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का एडमिशन हो वो यूजीसी AICTE रिकग्नाइज्ड हो, और अप टू 4 लाख आई थिंक कोई कोलैटरल, कोई गारंटर की जरूरत नहीं पड़ती जब आप लोन लेते हैं। 4 to 7 लाख के बीच में आई थिंक अबाउट 5% आपको कोलैटरल देना पड़ता है, मतलब 5% ऑफ द कॉस्ट आप अप फ्रंट करेंगे। आई थिंक 7 लाख के ऊपर जो कोर्सेज के फी स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे आप 15% अपना सेल्फ कमिट करेंगे, और इसमें एक गारंटर भी चाहिए होगा आपको, तो कोलैटरल प्लस गारंटर चाहिए होगा अबव 15 लाख के लोन पे। रिजेक्शन जो होता है वो नॉर्मली इसी कारण होता है कि आपका जो कोर्स या यूनिवर्सिटी जहां से आप पढ़ना चाहते हैं वो या रिकग्नाइज्ड शायद ना हो, या उसकी वो AICTE या UGC के अंडर नहीं आता हो डायरेक्टली, तभी होता है रिजेक्शन। वरना यूनिवर्सली हर इंडियन कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है आसानी से लोन का फॉर्मेट काफी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक हो चुका है। ओके, तो आरती जी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, बस रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या संस्थान हो तो आसानी रहती है, और आप बैंक के पास जाएंगे तो कोर्स के हिसाब से उनके पास एक लिस्ट भी होगी आपको कितना लोन किस कोर्स के लिए मिल सकता है। थैंक यू सो मच नारायण सर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर मुलाकात होती है, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जब आप म्यूचुअल फंड से अपना निवेश रिडीम करते हैं यानी पैसे विड्रॉ करते हैं तो कंपनी आपसे लेती है एग्जिट लोड। ये एक तरह की पेनल्टी है। क्यों ली जाती है आपसे ये पेनल्टी और कब आपको ये देना होता है, समझिए मनी ज्ञान में।